वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में बिल्डर से अगर आपकी कोई इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपने बिल्डर के किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया है, अगर फ्लैट का पोजीशन आपको टाइम पे नहीं मिल रहा है, अगर उस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, डिफेक्ट्स है, जैसे कि लीकेजेस का प्रॉब्लम है, अगर बिल्डर्स को अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं या सर्टिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर कोर्ट में वो जा सकता है जिसने किसी बिल्डर के साथ कोई एग्रीमेंट बनाया है। वो एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो सकता है या एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट पे आपका साइन लिया गया है बिल्डर ने, और आपको फ्लैट देने का एक डेट उसमें लिखा हुआ है। उसके साथ ही कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपने कहीं पर कोई ब्रोशर देखा है या एडवर्टाइजमेंट देखा है और उसके बेसिस पे आपने एक बड़ा अमाउंट बिल्डर को दे दिया है और आपका फ्लैट जो है या आपकी प्रॉपर्टी जो है आपको अभी तक मिली नहीं है। तो ऐसे सारे सिचुएशंस में आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो बेसिकली कंज्यूमर कोर्ट के 3 लेवल्स हैं। अगर आपका क्लेम वैल्यू 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हो। अगर आपकी क्लेम वैल्यू 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की है तो आप स्टेट कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हो। अगर आपकी क्लेम की वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है तो डायरेक्टली आप दिल्ली में नेशनल कंज्यूमर कमीशन को अप्रोच कर सकते हो। आप अकेले कर सकते हो या आप एक ग्रुप के साथ भी कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। अगर आपका कोई ग्रुप एक्शन है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जिसको एओपी कहते हैं, वो आपको बनाना पड़ेगा और उनके साथ आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। ग्रुप एक्शन के लिए जितने भी बायर्स आपके साथ है, सबका जो टोटल वैल्यू होगा वो ज्यूरिसडिक्शन के लिए काउंट किया जाएगा और उसके बाद ही आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए अलग अलग ग्राउंड्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया है, या कई बार ऐसे भी होता है कि प्लॉट आपने बुक किया है या रो हाउस बुक किया है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके लिए आपने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट में एक डेट दिया गया है कि इस डेट तक आपको पोजीशन मिलेगा और वो डेट जा चुकी है। उसके बाद कई बार रेरा में उसका डेट एक्सटेंड हो चुका है और उसके बाद भी आपको पोजीशन मिला नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। दूसरे कारण ये हो सकते हैं कि बिल्डर ने आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे अल्टरेशंस किए हैं, मॉडिफिकेशंस किए हैं। जैसे कि जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में होता है तो एक लेआउट होता है, अप्रूव्ड लेआउट। अगर उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन किया नहीं है तो वो कंस्ट्रक्शन जो है वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। तो ये इस प्रकार का इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरे प्रोजेक्ट में हो सकता है या आपके इंडिविजुअल यूनिट में भी हो सकता है। जैसे कि आपका एक फ्लैट है, उसमें टॉयलेट की या बाथरूम की पोजीशन ठीक नहीं है, या बालकनी में कुछ प्रॉब्लम है, या ऐसे दीवारें या कई बार ऐसे कुछ सिविल स्ट्रक्चर्स है जो कि आपको दूसरे डिज़ाइन से चाहिए थे मगर बिल्डर ने उस प्रकार से बनाए नहीं है और बिल्डर ने जो प्रॉमिस किया था वैसे आपको मिला नहीं है। तो ऐसे सारे कारणों को लेके आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। उसके साथ ही अगर बिल्डर को डिले इस कारण से हो रहा है कि उसको सर्टिफिकेशंस नहीं मिल पा रहे हैं या अप्रूवल्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर प्रोजेक्ट डिलीवरी में टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है तो ऐसे सिचुएशंस में भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। उसके साथ ही डिफेक्ट लायबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड होता है जिसकी वजह से आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि अभी के रेरा के मैकेनिज्म में प्रोजेक्ट बनने के बाद अगर 5 साल तक अगर आपको उस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ डिफेक्ट पाया जाता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके वो पॉइंट आउट कर सकते हो। मगर अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो पुराने मोफा में आ जाता है या कोई दूसरे स्टेट लॉ के अंडर आ जाता है तो जनरली उसमें 3 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी होता है। इसलिए आप अगर
मोफा या किसी दूसरे स्टेट लॉज में आते हो तो 3 साल तक अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डिफेक्ट आप डिस्कवर करते हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट को दिखा सकते हो। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी इनफॉर्मल होता है। इसमें सबसे पहले आपको बिल्डर को लीगल नोटिस देनी होती है। हालांकि कंज्यूमर लॉ में लीगल नोटिस देना मैंडेटरी नहीं है, मगर लीगल नोटिस देना ज़रूरी इसलिए भी है कि कई बार लीगल नोटिस के स्टेज पे ही आपको आपके प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल सकता है। या मान लीजिए अगर आप प्रोजेक्ट को एग्जिट कर रहे हो और अगर आप आपके पैसे का रिफंड मांग रहे हो और उसके साथ आपका इंटरेस्ट और कॉम्पेंसेशन डिमांड कर रहे हो, तो आपका सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज लीगल नोटिस के स्टेज पे ही हो सकता है। इसलिए लीगल नोटिस देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। लीगल नोटिस देने के बाद 15 या 30 दिनों तक आप आपका कंज्यूमर का कंप्लेंट जो है वो हार्ड कॉपी कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हो। देखिए, इसमें एक फॉर्मेट होता है जो कि आपको जिस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन में आप केस फाइल करने वाले हो वहाँ जाके आपको वो फॉर्मेट वहाँ जाके लेना है। वहाँ पे फाइलिंग डिपार्टमेंट में आपको वो फॉर्मेट मिलेगा जिसमें एक सीक्वेंस दिया होता है कि सबसे पहले आपको इंडेक्स बनाना है, उसके बाद आपकी पिटीशन होगी, उसके बाद आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए या वकालतनामा होगा, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एड्रेस, फिर आपका डॉकेट होगा। तो एक ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से आपको कंज्यूमर केस का फाइलिंग करना है। और जितने भी पार्टीज आपके अपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपकी अपोनेंट एक बिल्डर है या और कोई पार्टी भी होगी, तो जितने भी पार्टीज हैं उतने लोगों के कंपाइलेशंस या केस फाइल्स, एडिशनल केस फाइल्स आपको कोर्ट में सबमिट करने हैं। अलॉन्ग विद आप जिस कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो, अगर उस कंज्यूमर फोरम में 2 जजेस का बेंच है तो जजेस के लिए 2 एडिशनल कॉपीज़, या 3 जजेस की अगर बेंच है तो 3 एडिशनल कॉपीज़ आपको सबमिट करनी है। तो ये सारे कंपाइलेशंस फाइल करने के बाद उसके बाद आपको कोर्ट फीस जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में पे करना है। ये कोर्ट फीस जो है वो कोर्ट फीस आइदर आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या पोस्टल ऑर्डर से पेमेंट कर सकते हो। कोर्ट फीस जो है वो अलग अलग स्लैब में होता है। जैसे कि अगर 5 लाख तक का आपका क्लेम है तो 200 रुपीज़ का कोर्ट फीस है, 5 से 10 लाख तो 400 रुपीज़, 10 से आगे मैक्सिमम कोर्ट फीस जो है वो 7,500 तक नेशनल कमीशन में आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। ये आप आपके क्लेम वैल्यू के ऊपर डिसाइड करके उस तरीके से जो मैंने अभी जरिया बताया उस तरीके से आप कोर्ट फीस का पेमेंट कर सकते हो। केस फाइलिंग करने के बाद, कोर्ट फीस पेमेंट करने के बाद, उसके बाद आपको सबसे पहले एक 15 या 20 दिनों में पहला डेट ऑफ हियरिंग आ जाएगा। उस दिन आपको आपके लॉयर के थ्रू वहाँ जाना है और आपको कोर्ट को कन्विंस करना है कि कैसे आपके पास एक अच्छा केस है। मतलब आपको आपके सारे जो इश्यूज़ है वो प्रेजेंट करने हैं, सारे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कि ऐसे कंज्यूमर केस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये हो सकते हैं कि आपका जो बिल्डर के साथ का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट आपको एनेक्स करना होता है कंज्यूमर केस के साथ। उसके साथ ही आपका बिल्डर के साथ का जो भी एक ईमेल कम्युनिकेशन है या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है या जो भी आपके कॉल्स, ऑडियोज़ वगैरह रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूमर कंप्लेंट के साथ एनेक्स करनी है। उसके साथ ही अगर आपने लीगल नोटिस दिया है तो उस लीगल नोटिस का जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है, ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूमर कंप्लेंट के साथ एनेक्स करनी है। और फर्स्ट हियरिंग डेट में आपको वो सारी चीज़ें, उसका सिग्निफिकेंस, उसका रिलेवेंस जो है वो कोर्ट को बताना है, दिखाना है कि एग्रीमेंट का क्लॉज वो कौन सा क्लॉज है जो कहता है कि इस दिन तक आपको पोजीशन देना है और बिल्डर ने क्यों नहीं दिया है, या बिल्डर ने उनके ईमेल्स में ऐसा क्या रिप्लाई दिया है जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही आपको कोर्ट को कन्विंस करना है। उसके बाद फर्स्ट हियरिंग के बाद अगर कोर्ट कन्विंस हो गया कि आपकी केस अच्छी है तो कोर्ट नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू होने के बाद बिल्डर को नोटिस मिलने के बाद 30 डेज में बिल्डर को उसका अपना रिप्लाई फाइल करना है। तो बिल्डर अपना स्टैंड सिमिलर वे में जैसे हमने कंप्लेंट फाइल किया वैसे ही बिल्डर सपोर्टेड बाय हिज डॉक्यूमेंट्स उसका रिप्लाई फाइल करेगा। उसके बाद एक स्टेज होता है एविडेंस एफिडेविट। एविडेंस एफिडेविट भी कंप्लेंट जैसा ही एक डॉक्यूमेंट आपको बनाना है और आपको फाइल करना है। उसके साथ ही अदर साइड बिल्डर को भी एविडेंस एफिडेविट फाइल करना है। एंड देन आपका फाइनल स्टेज होगा जब आपको रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट करने हैं और ओरल सबमिशंस भी आपको करना है।
और उसके बाद आपकी केस जो है वो फाइनल जजमेंट के लिए लग जाएगी। हालांकि ये प्रोसीजर जो है वो सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे कि सिविल कोर्ट में होती है, क्योंकि इसमें 3 ही स्टेजेस है। इनिशियल कंप्लेंट फाइलिंग, उसके बाद एविडेंस एफिडेविट और फिर फाइनल रिटन आर्ग्यूमेंट्स और ओरल आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद आपका जजमेंट ही आना है। कई बार आपको लोग एडवाइस करेंगे कि आपको ये सब करने के लिए लॉयर की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब आप ये सारी चीज़ें खुद करने के लिए जाओगे तो आपको काफ़ी सारी परेशानी आएगी। जैसे कि आपकी कंप्लेंट एक फॉर्मेट में नहीं होगी, या आगे जाके एविडेंस एफिडेविट जो सबमिट करना है उसकी एक कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो वो अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपका केस ड्राफ्टिंग के स्टेज पे ही वीक हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप लॉयर को वहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो और अदर साइड जो है उनके पास अगर बड़ी एस्टैब्लिश लीगल टीम है, तो उनका जो आर्गुमेंट होगा वो फैक्चुअल प्लस लीगल होगा। और शायद अगर आप खुद आपकी केस प्लीड कर रहे हो तो आपके फैक्ट्स तो आपको अच्छे से पता है, मगर उसकी जो लीगल साइड है या लीगल डायमेंशन है वो उतने अच्छी तरीके से आप कोर्ट को नहीं प्रेजेंट कर पाओगे। इसलिए अगर आपका स्टेक बड़ा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट या वैल्यू उसमें इन्वॉल्व है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप किसी अच्छे लीगल कंसल्टेंट को हायर करें और उनके थ्रू ही एक केस को कोर्ट में लड़ें। अगर एक छोटा सा अमाउंट है या छोटा इशू है, तब डेफिनेटली आप खुद भी वहाँ अपीयर हो सकते हो, कोई लीगल ऑब्स्टैकल नहीं है आपको वहाँ अपीयर होने के लिए। इसलिए आपको आपके सिचुएशन के बेसिस पे एनालाइज करना है। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका केस का जो एक टाइम ड्यूरेशन है वो 1 से 2 साल तक का है। मतलब नॉर्मली 1 डेढ़ महीने से लेकर 3 महीने तक की डेट की फ्रीक्वेंसी होती है, और 7 या 8 हियरिंग में पूरा केस जो है वो डिस्पोज हो जाता है। रेरा के ऊपर उसका एडवांटेज आज के दिन में है इस तरीके से कि रेरा एक्ट ये कहता है कि 60 डेज में केस का जजमेंट आना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं है, एक एक साल चला जाता है फर्स्ट हियरिंग आने में। मगर कंज्यूमर कोर्ट जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फिजिकल हियरिंग होती है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके ग्रीवेंस है वो डायरेक्ट आप जज को बता सकते हो, और एक उसका रियलिस्टिक टाइम फ्रेम 2 साल का है। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी तो डेफिनेटली आपको इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।